अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कैसर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल कैसर पोल्ट्री फार्म जंग सदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो में आपको गम्बोरो डिज़ीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। गम्बोरो क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपके शेड में आ जाती है तो आप इसे डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गम्बोरो की बीमारी है। इसके अलावा वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आती है, एहतियात क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीमारी आ जाती है तो मोटेलिटी बड़ी तेज़ हो जाती है, तेज़ी से चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इस बीमारी जो है ये अचानक आ जाती है। इसकी अलामत ज़ाहिर होने में पता ही नहीं चलता और मोटेलिटी शुरू हो जाती है। तो हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, फ़ौरी तौर पर इलाज क्या कर सकते हैं कि इसकी जो है मोटेलिटी को रोका जा सके। तो इन सारी बातों का ज़िक्र मैं आज की वीडियो में करूँगा, तो वो वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं। गम्बोरो, जिसे हम IBD कहते हैं, इन्फेक्शस बर्सल डिज़ीज़ कहते हैं, ये 1962 में अमेरिका की एक रियासत डेलावेयर का गम्बोरो नामी इलाका था, वहाँ पर पहली दफ़ा ज़ाहिर हुई थी। इसके बाद ये पाकिस्तान में 1981 में कराची में ज़ाहिर हुई। ये एक वायरल डिज़ीज़ है, यानी एक बर्ड से दूसरे बर्ड में लग सकती है। ये एक वायरस होता है, बिरना वायरस, जिसे हम इन्फेक्शस बर्सल डिज़ीज़ वायरस कहते हैं, IBDV। उस वायरस से ये बीमारी फैलती है। अगर इस बीमारी के अटैक करने के दौरानिए पे बात करें तो इस बीमारी के अटैक करने का कोई दौरानिया नहीं है। ये किसी भी उम्र के आपके बर्ड जो है उस पर अटैक कर सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर जो आपके चूज़े का दूसरा हफ्ता होता है उससे लेकर छठा हफ्ता जो होता है, इस दौरान इस बीमारी के अटैक करने के चांसेस 70 to 80% होते हैं। और इस दौरान अगर ये बीमारी अटैक करती है तो इसके असरात बहुत ख़तरनाक होते हैं, मोटेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इस उम्र के बाद आपके चूज़े पर यह बीमारी अटैक करती है तो इसके असरात ज़रा कम ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपका जो चूज़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो ज़रा बढ़ जाती है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की, तो वो अपने आप को ज़रा प्रोटेक्टिव महसूस करता है। तो अगर इस दौरानिए के दौरान आपके चूज़े पे ये अटैक करती है गम्बोरो, तो 30 से 40% आपके शेड में अमवात हो सकती है। इसके बाद सिम्टम से बात कर लेते हैं कि अलामात क्या होती हैं। अगर आपको अलामात का पता नहीं होगा, मतलब आपको बीमारी का पता नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं वो आपको बताता चलूँ कि आपका जो चूज़ा होता है गम्बोरो के अटैक की वजह से अपने परों को नीचे की तरफ गिरा लेता है और जो है खाना पीना छोड़ देता है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, तेज़ बुखार शुरू हो जाता है आपके चूज़े को, और वो आपके शेड के जो है कोने तलाश करना शुरू कर देता है सर्दी की वजह से बचने के लिए। इसके बाद आपका चूज़ा जो है उसका वेट तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो मैं आपको अलामात बताने जा रहा हूँ वो पोल्ट्री लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट अलामात हैं और उनको एक मतलब बहुत अहम समझा जाता है पोल्ट्री में। उन पे लाजमी गौर करें, उनको सीखने की कोशिश करें। आपने करना, आपका जो चूज़ा होता है जो गम्बोरो की वजह से, मतलब गम्बोरो जिस पे अटैक कर लेती है, तो उसकी जो बीट होती है वो सफ़ेद लेसदार मादा होता है। जिस तरह बोस्की कलर का कपड़ा होता है, इस तरह की उसकी ड्रॉपिंग होती है। तो वो ड्रॉपिंग जो है आपके चूज़े की वेंट के इर्द गिर्द चिपक जाती है, चिमट जाती है। इससे अगली बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि आप जो चूज़ा है आपका, उसमें क्या होता है, जब वो मर जाता है तो उसकी वेंट के इर्द गिर्द नीले कलर के निशान पड़े होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इससे कोई चोट लगी है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि आपके चूज़े पे जो अटैक करती, जिस पे अटैक करती है गम्बोरो, आपके उसके जो पाँव होते हैं, टांगे होती हैं, वो पीछे की तरफ लंबी होती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है गम्बोरो की, तो इनको लाजमी सीखने की कोशिश करें। इसके बाद हम बात करें पोस्टमार्टम की सिम्टम की, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हमें सिम्टम्स भी बताई जाएँ पोस्टमार्टम की। तो जो चूज़ा आपका गम्बोरो की वजह से मरता है, आप उसका फ़ौरन जाके उसका करें, पोस्टमार्टम करें, तो आप देखेंगे कि उसके जो अंदरूनी अज़ा है बुखार की वजह से शदीद गर्म होंगे। तो इसके बाद क्या है कि आपका जो चूज़े का बरसा होता है, जो वेंट की बिल्कुल अंदर की तरफ, और जो रीढ़ की जो आपकी सीने की हड्डी होती है उसके आखिरी सिरे के नीचे की तरफ होता है, वो अपने गम्बोरो के अटैक की वजह से अपने नॉर्मल साइज़ से 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर आप उसको बरसा को आप खोलेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर ब्लड के क्लॉट्स यानी खून के धब्बे जमा होंगे। इसके बाद आपका जो चूज़ा होता है, आप उसके क्या देखें, गुर्दे देखें, तो गुर्दे सूजे होते हैं और उनका जो कलर होता है, रंग होता है, वो हल्के पीले कलर का हो जाता है। इसी तरह आप अपने बर्ड के जो है देखें ज़रा, जो पट्ठे हैं जिसे आप लेग पीस कहते हैं, तो वो भी हल्के पीले कलर के हो जाते हैं।
तो ये हैं पोस्टमार्टम की सिम्टम, इनसे भी आप इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद एहतियात क्या कर सकते हैं आप, इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आप गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आती है। तो बायोसिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए आपके शेड में। बायोसिक्योरिटी क्या होती है? बायोसिक्योरिटी ये होती है कि आपके जो कपड़े और जूते आपके शेड में इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप बाहर इस्तेमाल ना करें, और जो कपड़े और जूते बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं वो शेड में इस्तेमाल ना हो। ना अंदर से जरासीम बाहर जाए, ना बाहर से जरासीम अंदर आए। ये फ्री रेंज में मसला नहीं होता। फ्री रेंज में ये होता है कि आपके चूज़े अब जब आप केज से बाहर निकालते हैं तो मट्टी वगैरह में खेलते हैं तो वो जरासीम जो होते हैं वो जड़ जाते हैं। लेकिन जब आपका चूज़ा केज के अंदर बंद रहता है तो उसके लिए ये बड़ा मसला होता है। आपको मिसाल देता हूँ कि आपने जो शेड पे जो डॉक्टर वगैरह आपने रखा हुआ है, आप वो बाहर जाके कहीं जाके आपकी रानीखेत की ट्रीटमेंट करके आया, तो वो जरासीम जो है अपने कपड़ों पे अपने हाथों पे लेके आया साथ, और जब आपके शेड में आके वो किसी नॉर्मल डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट करता है तो क्या होगा कि वो जरासीम जो वो वहाँ से लेके आया आपके मतलब उस बर्ड में मुंतकिल करेगा। और आपको पता है कि रानीखेत इंतहाई ख़तरनाक और मुहलिक बीमारी है। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो आपके एक बर्ड में मुंतकिल होती है तो उससे आप देखते हैं कि वो मतलब बाकी बर्ड्स में भी मुंतकिल हो जाएगी, और इस तरह आपका शेड जो है तबाह हो जाएगा इस बीमारी की वजह से। तो ये बायोसिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पोल्ट्री फार्मिंग में, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और क्या होता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त 45 दिन के लिए चूज़ा रखते हैं, तो उनको वो जो है वैक्सीनेशन का कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, वैक्सीन वगैरह नहीं करवाते। तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात तो उन्हें खुद ही अज़ाला भुगतना पड़ता है, उनके शेड में ही बीमारी आ जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर उनके शेड में नहीं आती तो वो जब चूज़ा किसी को सेल करते हैं तो वो अज़ाला उसको भुगतना पड़ता है, उनके शेड में बीमारी आ जाती है, तो इस सूरत में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह आपका जो पोल्ट्री स्टेटस है वो डाउन हो जाता है। आप कहते तो हैं कि हमने सारी वैक्सीनेशन की हुई है, तो की हुई नहीं होती, तो इस तरह उसको नुकसान उठाना पड़ता है, और उससे ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ता है कि आपका जो पोल्ट्री स्टेटस है, कम से कम वो बंदा जो है आपसे दोबारा चूज़ा नहीं ख़रीदेगा। तो ये आपके लिए बड़ी शर्म की बात होती है। तो कुछ दोस्त 3 माह के लिए चूज़ा रखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन का जो टेबल है वो फॉलो करें, उनको वैक्सीन लाजमी करवाएं। इसके बाद जो है गैर मुतल्लका अफराद जो हैं आपके, उनको शेड में दाखिल ना होने दें। शेड की प्रॉपर सफाई करें। कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, मल्टीविटामिन्स यूज़ करें। तो इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट पे बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो आप जानते हैं कि वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं आज तक उनकी कोई ट्रीटमेंट दरियाफ़्त नहीं हुई। तो इनका सिर्फ वाहिद इलाज ये होता है कि आप उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, और वैक्सीनेशन टाइम पे होती है, जो दौरानिया होता है उसमें होती है। जब बीमारी आ जाती है तब वैक्सीन नहीं होती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे दोस्त क्या करते हैं, जब बीमारी आ जाती है तब उसकी वैक्सीनेशन करवा देते हैं, वैक्सीन करवा देते हैं। जब बीमारी आ जाती है तो उसकी वैक्सीन करवाना ऐसे है जैसे आप अपने बर्ड को खुद जहर दे रहे हो, खुद मारना चाह रहे हैं। तो खुदारा ये बात जहन में रखें कि जब बीमारी आ जाती है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो बता रहा था कि ये वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई मेडिसिन दरियाफ़्त नहीं हुई, कोई इलाज नहीं होता। जो भी मेडिसिन हम देते हैं सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं। आपका बर्ड जो होता है उसकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए होता है, उसकी इम्यून सिस्टम जो होता है क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए होती हैं, ताकि वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके। क्योंकि कोई भी बीमारी आपके बर्ड पे तब भी हमला करती है, तब भी उसे नुकसान पहुंचाना शुरू करती है जब वो आपके बर्ड के इम्यून सिस्टम पे जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उस पे हावी हो जाती है। तो हम ये इसके अलावा हम कोई छोटे मोटे टोटके इस्तेमाल करते हैं जिनसे मतलब आपका बर्ड जो है मोर्टेलिटी जो है आपके शेड में हो रही है वो ज़रा कम हो जाती है। तो इसी तरह मैं आज आपको एक टोटके के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद ट्राई किया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैं ये सोच रहा था कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। आपने क्या करना है, किसी भी अच्छी कंपनी का गम्बोरो फ्लैशर ले लेना, किसी भी अच्छी कंपनी का गम्बोरो फ्लैशर लेना। इसके साथ आपने करना ये है कि अगर आप गम्बोरो फ्लैशर नहीं भी लेते तो आप सिरका जो है, सिरका या चीनी से आप फ्लशिंग करते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं आपके फ्लशिंग के, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके चूज़े को बुखार होता है उसके लिए आपने ब्रूफिन या पैनाडोल आप इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, लेकिन जो दोस्त अफोर्ड कर सकते हैं वो कीटोजेक्ट और ऑक्सीवे 5 के नाम से 2 इंजेक्शन है, वो ला के अपने शेड पे रखें। फिर कभी भी आपके अगर बुखार को आप के परिंदे को शदीद बुखार हो जाता है
तो आप ये इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका चूज़ा जो है फ़ौरन बेहतर होना शुरू हो जाएगा, रिकवरी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना प्रॉपर मल्टीविटामिन्स दें, वो यूज़ करवाएं, और किसी भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक आप इन्हें इस्तेमाल करवाना है आपके चूज़े को। और अब जब आप ये इस्तेमाल करवाएंगे तीनों चीज़ें, तो इंशाल्लाह आपको 12 घंटे में अच्छे नताज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब दोस्तों को जितनी अच्छी तरह समझा सकूँ, बेहतर रहनुमाई करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट किया करें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।